हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं रिगार्डिंग और सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ बीआरएफ दैट इज बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सारे के सारे एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे दिस वीडियो। तो नोट करते रहिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और समझते रहिएगा इसको। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन दिया है द पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर रिजल्ट इन। ऑप्शन ए है काउंटर ऑफर, ऑप्शन बी है अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। या फिर प्रस्ताव डैश में प्रस्ताव परिणाम की आंशिक स्वीकृति, जवाबी प्रस्ताव है, अयोग्य स्वीकृति है, अनिवार्य अनुबंध है या फिर अंतिम इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो पार्शियल एक्सेप्टेंस है ऑफर का, उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से आपका काउंटर ऑफर आता है या फिर जवाबी प्रस्ताव आता है। और टेंडर क्या है, या फिर एक निविदा, ये या फिर एक निविदा क्या होता है। तो टेंडर क्या होता है, एक तरह का ऑफर होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर होता है या नन ऑफ द अबव। ये देख लीजिए हिंदी में दिया है कि एक निविदा क्या है, एक प्रस्ताव है, एक प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है, प्रस्ताव की स्वीकृति है या फिर इनमें से कोई नहीं, स्वीकृति है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो टेंडर क्या है, एक तरह का टेंडर एक तरह का इनविटेशन टू ऑफर है, मतलब आपको ऑफर देने के लिए कि भाई आइए और ये जो ऑफर है आपको दे रहे हैं हम कि आपको हम लोग 10,000 रुपए देंगे और आपको ये सड़क तैयार करवाना है। ठीक है, तो वो होता है आपका टेंडर। ठीक है, तो टेंडर क्या है, एक तरह से इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं बल्कि एक तरह से इनविटेशन दिया जाता है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, कि भाई देखो भाई तुमको हम लोग इनविटेशन दे रहे हैं कि 10,000 का ऑफर तुमको देंगे हम लोग, तो उसके लिए वो लेटर भेजता है। तो वही लेटर जो होता है वो बेसिकली आपका टेंडर होता है। ठीक है, तो टेंडर क्या होता है, बेसिकली आपका इनविटेशन टू ऑफर। कितने लोग कहते हैं टेंडर पास हो गया, तो टेंडर पास होने का मतलब क्या है कि ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। अगला प्रश्न, डेथ या फिर इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर विल रिवॉक द प्रपोजल। डेथ या फिर इंसैनिटी, डेथ यानी कि आपका जो मृत्यु है या फिर जो पागलपन है, ये रिवोक कर दिया जाए, ये रिवोक कर देगा प्रपोजल को कब, मतलब कि प्रस्ताव को कब ये खारिज कर देगा या रद्द कर देगा, तब जब खुद ब खुद हो जाएगा, या फिर यदि मृत्यु या पागलपन का तथ्य प्रस्तावी को पता है, या फिर तब जब मृत्यु या पागलपन का ज्ञान मृत्यु या पागलपन का ज्ञान अप्रासंगिक है, या फिर केवल अगर प्रस्तावक के परिवार के सदस्य प्रस्तावक को सूचित करते हैं, यानी कि इफ द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी इज नोन टू द ऑफरी, द नॉलेज ऑफ डेथ और इंसैनिटी इज रेलेवेंट, या फिर ओनली इफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ प्रपोजर प्रपोजर इन्फॉर्म्स द ऑफरी। कब होगा, तो ये तब होता है जब डेथ और इंसैनिटी प्रपोजर का रिवोक कर देगा प्रपोजल को, तब जब उसे इंसैनिटी और डेथ के बारे में किसे पता हो, प्रपोजर को, किसको पता हो, ऑफरी को पता हो डेथ या फिर इंसैनिटी के बारे में, तभी वो जो आपका प्रपोजल होगा वो रिवोक होगा, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है जब काउंटर ऑफर दिया जाता है, व्हेन काउंटर ऑफर इज गिवन द ओरिजिनल ऑफर, तो ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है जब काउंटर ऑफर दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है काउंटर ऑफर कहते हैं उसे जब हम लोग ओरिजिनल ऑफर को खारिज करके नया ऑफर बनाते हैं। तो यानी कि जो आपका ऑफर होता है या फिर ओरिजिनल ऑफर होता है वो क्या होता है, लैप्स हो जाता है या फिर खारिज हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड, एक्सेप्टेंस को वैलिड करने के लिए उसका क्या होना जरूरी है। एक मिनट, एक मिनट। तो एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए इसका क्या होना जरूरी है, पार्शियल और क्वालिफाइड, ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, पार्शियल एंड अनक्वालिफाइड, या फिर ऑब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। तो अभी मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज एमसीक्यू वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपका जो ऑफर है या फिर जो आपका एक्सेप्टेंस उसे वैलिड तभी माना जाएगा जब वो क्या हो, पूरा हो और अनक्वालिफाइड हो, कोई शर्तें आप उधर से ना रखें। ठीक है, यानी कि जब वो ऑब्सोल्यूट हो, निरपेक्ष हो और योग्य हो, निरपेक्ष और अयोग्य हो, जब निरपेक्ष और अयोग्य हो, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न दिया है निरपेक्ष और अयोग्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस, यानी कि जो प्रस्तावक है उसके विरुद्ध स्वीकृति तब होती है, कब होती है, जब व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय एक्सेप्टर, या जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव बाय प्रपोजर, या तब जब ऑफरी राइट करता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट डज नॉट पोस्ट इट, और ऑल ऑफ द अबव।
तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर पोस्ट करता है तब जाके एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस करता है प्रपोजर के अगेंस्ट, जब स्वीकृता द्वारा स्वीकृति पत्र पोस्ट किया जाता है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट मैन, यानी कि जो प्रस्ताव का संचार कब पूरा हो गया? तब जब ये नॉलेज में आता है ऑफर का, यानी कि तब ये ऑफर जब जानकारी में आता है, यह ऑफर करने वाले की जानकारी में आता है, तब जब ये पोस्ट किया जाता है ऑफर को, यानी कि इसे ऑफर करने वाले को पोस्ट किया जाता है। तब जब तब जब ऑफरर राइट करता है लेटर बट डज नॉट पोस्ट इट, यानी कि तब जब प्रस्तावक लिखता है लेकिन उसे पोस्ट नहीं करता है, या फिर तब यानी कि सबसे लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जब ये नॉलेज में आता है, किसके? ऑफरी के। जब ये ऑफर करने वाले की जानकारी में आता है तब जाके आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है? एक एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक हो जाएगा, मतलब स्वीकारकर्ता के खिलाफ स्वीकृति का संचार पूरा होने से पहले किसी भी समय एक स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी, लेकिन बाद में नहीं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, यानी कि स्वीकारकर्ता के खिलाफ स्वीकृति का संचार पूरा होने से पहले किसी भी समय एक स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी, स्वीकार करने से पहले। ठीक है, स्वीकृति जो है यानी कि एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक कर दिया है किसी भी टाइम पर, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। क्या ये बात सही है? मतलब कि आप बाद में एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकते हो। एक्सेप्ट करने से पहले आप उस चीज को मना कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद आप उस चीज को रिवोक नहीं कर सकते हो। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। एक्सेप्टेंस एक बार दे दिया जाता है, रिवोक नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ट्रू। एक बार आपने स्वीकृति दे दी तो उसको रद्द आप नहीं कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न दिया है, अगर ऑफरी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है ऑफर अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब, तो ऐसे केस में ऑफर जो है एक्सेप्ट करेगा और रिजेक्ट करेगा एक्सेप्टेंस को, या फिर यदि प्रस्तावकर्ता निर्धारित तरीके के अनुसार प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे मामले में प्रस्तावक ऐसी स्वीकृति को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, या फिर ऑफर स्वतः समाप्त हो जाता है, या फिर यह एक काउंटर ऑफर है, या फिर ऑफरी अनुबंध का उल्लंघन करता है, यानी कि ऑफरी कमिट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इट इज अ काउंटर ऑफर, इट ऑफर्स लैप्सेस ऑटोमेटिकली, या फिर द ऑफर में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सच एक्सेप्टेंस। तो ऐसे केस में अगर ऑफरी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है ऑफर मोड प्रिस्क्राइब के थ्रू, तो ऐसे केस में ऑफरर क्या कर सकता है? चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे, मतलब जिस मोड में चाहता है। अब चाहता है कि भाई आप मुझको लेटर ना लिखो, आप मुझको ईमेल करो, ठीक है, लेकिन ऑफरर जो है उसको ईमेल करने आता ही नहीं है, तो अब ऑफरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दूसरे से ईमेल करवाता है कि ईमेल नहीं करता है। तो दूसरे से ईमेल करवाता है तो इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है? वो रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एक्सेप्टेंस को, लेकिन अगर वो नहीं लिखवाता है तो ऐसे केस में वो रिजेक्ट कर रहा है एक्सेप्टेंस को। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न दिया है कि जब ऑफर दो व्यक्तियों द्वारा किया जाता है एक दूसरे को कंटेनिंग सिमिलर टर्म, जिसमें कि एक टर्म्स होते हैं बार्गेनिंग के, क्रॉस ईच अदर, तो क्रॉस दिया वो ऑफर भी समझ में आ ही गया होगा, क्रॉस ऑफर। ठीक है, क्रॉस ऑफर जब प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस होता है अदरवाइज देन वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के अलावा दूसरे तरीके से प्रपोजल किया जाता है, तो ऐसा प्रपोजल क्या होता है? ऐसा प्रपोजल आपका इम्प्लाइड होता है, ऐसा प्रपोजल आपका गर्भित होता है। ठीक है, जब प्रपोजल एक्सेप्टेंस वर्ड्स के अलावा इशारों इशारों में होता है। बहुत सारे ऐसे प्रपोजल हुए हैं जो इशारों इशारों में हुए हैं। ठीक है, आंखों से ही इशारे हुए हैं, और आंखों से इशारे होकर यहाँ क्या हो गया है? प्रपोजल हो गया है। तो ये भी कुछ प्रपोजल होता ही है। ठीक है, उसको गलत वे में अन्यथा ना लें आप लोग। ठीक है, लड़के तो खासतौर से अन्यथा ना लें। तो ठीक है, तो इम्प्लाइड जो है ये होता है आपका इशारों इशारों में होता है। ठीक है, वर्ड्स के थ्रू नहीं होता है, कुछ और ही तरीके से होता है। डन, डन भाई, चलेगा चलेगा, डन, कल चलना है चलना है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से बोल नहीं रहे हैं, बस ऐसे इशारा कर रहे हैं। तो समझ में आ गया ना? तो वही चीज है। तो इम्प्लाइड यही होता है जब आप वर्ड्स का यूज नहीं करते हो, तो ऐसा प्रपोजल इम्प्लाइड प्रपोजल होता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने बता दिए हैं, और इन सारे एमसीक्यूज को आप लोग रिवाइज भी कर लेना और अपने नोटबुक बनाइए जिसमें कि आप ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नोट कीजिए। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून विथ कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।